प्यारे छात्रगण, पिछली परिचर्चाओं में आपने हिंदी के पाठ्यक्रम अंकभार के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आपके पाठ्यक्रम के प्रथम सोपान की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको गद्य के विकास के संदर्भ में ज्ञान प्रदान किया था। इस पर चर्चा हुई थी। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में ही गद्य का विकास है, पर पाठ्यक्रम अलग अलग है, अंकभार समान है। आइए आज अब हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर। मैं समझता हूं कि यह कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। कक्षा 10 के छात्र भी इसका अनुश्रवण कर सकते हैं और इसके आधार पर अपने ज्ञान को पुष्ट कर सकते हैं। यानी यूं कह लीजिए कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए यह पुनरावृत्ति है और कक्षा 9 के छात्रों के लिए यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्यारे बच्चों, इतिहास के गर्भ से, अतीत के गर्भ से वर्तमान का उदय होता है। हिंदी साहित्य के वर्तमान स्वरूप को समझने, हिंदी को जानने, हिंदी का अर्थबोध करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें जाना होगा। वैसे प्यारे बच्चों, मानव सभ्यता का एक समय वो था जब हमें लेखन, कंकड़, मुद्रण का ज्ञान नहीं था। हम अपनी बातों को कहकर अपनी संतति में हस्तांतरित करते थे। प्यारे छात्रगण, संभवतः यही कारण था कि न केवल हिंदी भाषा वरन दुनिया की समस्त भाषाओं में सबसे पहले काव्य का, पद्य का विकास हुआ। पद्य हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, सब में हमें पद्य प्रथम प्राप्त होता है। और वैसे भी बच्चों, परमात्मा ने जो इस शरीर की रचना की है, प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर हमारा जो शरीर निर्मित है, इसमें हृदय तत्व की प्रधानता है। क्षित, जल, पावक, गन और समीर से जो हमारा शरीर संरचित है, इसमें जो हमारा हृदय है, संवेदनाएं वहीं से उद्भूत होती है। और संवेदनाओं के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप शरीर में उद्भूत हो जाती है। और स्मरण भी आसानी से उनका हो जाता है, याददाश्त भी उनकी आसानी से हमको हो जाती है। मैं एक उदाहरण यहां आपके सामने रखता हूं। हम लोग जब गांव की प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक रिटायर्ड टीचर थे, वो एक किताब विक्रय करने के लिए आते थे जिसमें पहाड़ा और इस तरह का ज्ञान होता था। तो एक कविता के रूप में एक सूक्ति वो बोलते थे, मिली सेंटी देसी मीटर, डेका हेक्टो किलो, मिरिया कुंतल मीटरी टन की सीढ़ी एक बना लो। ये प्राइमरी में उन्होंने बताया था और आज तक याद है। आप ये भी अनुभव करते होंगे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को लेकर या उनके साथ जब किसी समारोह में या किसी मेले में या किसी धर्मस्थल पर जाते हैं, किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, वहां कोई गीत बज रहा होता है, तो आपका वो छोटा भाई बहन जो अभी पढ़ने नहीं जाता, वो थिरकने लगता है। उसकी कर्मेंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से थिरकन होने लगती है, अर्थात उस गीत से वो प्रभावित होता है और आसानी से याद हो जाता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने अगर रखूं कि कोई भी गीत, कोई भी कविता आप जल्दी याद कर लेते हैं और गद्य के सूत्र आपको याद करने में समय लगता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ भी कुछ इसी तरह है। हमारे हिंदी के विद्वानों ने हिंदी को जब खोजना प्रारंभ किया कि इसके साहित्य के इतिहास का प्रणयन और सृजन कहां से किया जाए, तो उन्होंने प्रारंभ की रचनाओं को कुरेदना जब आरंभ किया, खोजना, अनुसंधान करना जब आरंभ किया, तो उन्होंने देखा कि 743 ईस्वी के समय के पूर्व बहुत कुछ हिंदी का लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल के नाम से अभिहित किया गया और इसका समय निश्चित किया गया 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक।
ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन में पहला काल था। वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जब आई तो कई विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, पर माध्यमिक स्तर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य है, जिसके आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल या भट्ट काल, और इसकी समयावधि है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा काल है भक्ति काल या स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल, और इसकी समयावधि है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा काल जो है वो उत्तर मध्य काल या रीति काल या श्रृंगार काल, और इसकी समयावधि है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चौथा जो काल है आधुनिक काल या जागरण काल, इसकी समय सीमा है 1843 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल, जिसके संबंध में सबसे पहले तो यह आप जान लें कि आखिर इसका नाम आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल या भट्ट काल क्यों कहा गया। प्यारे बच्चों, आप अपने मस्तिष्क को वहां ले जाइए कि इसकी समयावधि क्या है, तो आप देखेंगे कि 743 से 1343 का समय है, और भारतवर्ष की जो उस समय की स्थिति थी, आपको ज्ञात होगा कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था, जो उत्तर भारत का अंतिम सम्राट था। अनंतर 1191 यानी 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, और 1192 यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। देश पर विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही थी, आक्रांता आ रहे थे। भारत का जो समाज था वो अस्थिर हो चुका था, परस्पर लड़ाई आरंभ हो चुकी थी। इसका प्रभाव, इस सामाजिक अवस्था और अवस्थित का प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए आदिकाल में जो रचनाएं रची गई वो वीरगाथात्मक हुई, वो गुणगान करने के फलस्वरूप उद्भूत हुई। प्रत्युत हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, उसकी पहली प्रवृत्ति है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब समाज में लड़ाई होने लगी तो समाज अशांत हो गया, और जब समाज अशांत हो गया तो समाज में निर्धनता बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, कलह बढ़ने लगा। जब ये चीजें बढ़ने लगी तो रचनाकारों का सम्मान अपने आप समाप्त हो गया। जीवन की जो मौलिक और आवश्यक आवश्यकताएं थी, उन्हीं की पूर्ति के लिए समाज परेशान हो गया था। इसलिए ये रचनाकार विवश होकर राजाओं के यहाँ शरण में चले गए अपने भरण पोषण के लिए। फलतः राजा के द्वारा इन्हें भरण पोषण प्राप्त होने लगा, और इनकी रचनाओं में अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा अपने आप उद्भूत होने लगी। अपने राजा के वीरोचित गुणों का वर्णन इनके काव्य में आया, इसलिए ये वीरगाथा काल के नाम से अभिहित हुआ। अपने राजाओं की युद्ध क्रिया का, युद्ध संचालन का सजीव वर्णन करते थे ये कविगण, इसलिए इसको हम चारण काल के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस समय के काव्य में वीर रस की प्रधानता और रचनाओं में अलंकारिकता देखने को मिलती है। भाषा इस समय की मुख्य रूप से डिंगल थी। आदिकाल की प्रमुख रचनाओं को अगर आप देखना चाहें, कवियों को देखना चाहें, तो इसकी एक झांकी, एक बाकी झांकी इस प्रकार है। दलपत विजय, जिन्होंने डिंगल भाषा में खुमान रासो नामक प्रबंध काव्य की रचना की। दूसरे जो प्रसिद्ध विद्वान हुए चंद्रबरदाई, इन्होंने भी डिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो नामक प्रबंध काव्य की रचना की। इसी तरह सारंगधर ने हमीर रासो, नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो, ये सभी प्रबंध काव्य डिंगल भाषा में रचे गए। अब आए कवि जगनिक, जिन्होंने डिंगल भाषा में एक वीर गीत लिखा, जिसे हम परमाल रासो या आल्हा खंड कहते हैं।
जगनी के बाद नरपति लाल, इन्होंने बीसल देव रासो, यह भी एक वीर गीत है, इसकी रचना की। और केदार भट्ट ने जय चंद्र प्रकाश तथा मधुकर ने जय मयंक जस चंद्रिका नामक वीर गीत की रचना करके आदिकाल को संतृप्त कर दिया। ये सारी की सारी रचनाएं डिंगल भाषा में हुई, वीर गाथात्मक हुई, अलंकार प्रधान रही और इनमें अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के पुट मिले। आदिकाल को अगर आप देखते हैं तो इसके नामकरण का आधार इसकी प्रवृत्तियां ही हैं। अपने राजा की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस का प्राधान्य, ये इस काल के काव्य की विशेषता रही। दूसरा काल जो है वो भक्ति काल या स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल है, जिसका समय 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। प्यारे बच्चों, इस समय का जो समय है तो आप देखें, पानीपत का युद्ध, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों का आगमन का समय था ये, और मुगल आक्रांता भारत में आए और उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस समय मुगल आक्रांताओं के कारण समाज अस्थिर हो चला था। प्रकारांतर में सम्राट अकबर के आने के बाद उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कवियों को, रचनाकारों को, कलाकारों को, शिल्पकारों को स्वतंत्र जीवन जीने और अपने प्रतिभा के प्राकट्य का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार से अकबर के काल तक एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और समाज में जो कलह था, जो अशांति थी, वो शांति में परिवर्तित हो गई थी। जब समाज में शांति हो गई, परिणाम यह हुआ कि पशुधन प्रसार हुआ, कृषि की उन्नति हुई, समाज में समृद्धि आई, लोगों को खाने पीने, रहने, मनोरंजन करने की वृत्ति लोगों में उद्भूत हुई। अब परिणाम यह हुआ कि जो जनता, जो जनमानस, जो रचनाकार युद्धों से, आतंक से, कलह से ऊब चुका था, अब उसके मन में लोक मंगल की भावना उत्पन्न हुई, भक्ति की भावना उत्पन्न हुई, गुरु महिमा उत्पन्न हुई, समन्वय के सिद्धांत आए, शांति के कारण शांत रस, श्रृंगार रस आया। और इस समय तक हिंदी के क्षितिज पर कुछ ऐसे महान कवियों का जन्म हो चुका था जिन्होंने भरपूर और प्रचुर साहित्य हिंदी को प्रदान किया। भक्ति काल को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो उपभेद हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। इसी तरह सगुण भक्ति शाखा के भी दो उपभेद हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। प्यारे बच्चों, कबीरदास एक ऐसे उद्भट, व्यवहारिक, यथार्थ कवि हुए जिन्होंने ज्ञान को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। अब तक समाज में भक्ति भावना व्याप्त हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग सर्वथा श्रेयस्कर है। उन्होंने कहा पुहुप बांस से पातरा ऐसा तत्व अनूप, वह परमपिता परमेश्वर अनूप है। कबीर का ये विचार था, कबीर का ये दर्शन था। इनकी भाषा पंचमेल सदुपड़ी थी। किसकी? कबीरदास की। इन्होंने उस समय के समाज में हिंदू और मुसलमानों दोनों की धार्मिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। और इसी निर्गुण भक्ति शाखा में ही दूसरी जो शाखा है प्रेम मार्गी, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम मार्ग का आख्यान जिसने दिया, उसमें एक महान कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था पद्मावत। भक्ति काल में जो दूसरी धारा आई, सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति शाखा, जिसमें एक उपभेद हुआ राम भक्ति शाखा का, जिसके प्रतिनिधि कवि हुए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान महाकाव्य की रचना की। लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भावना, समन्वय की भावना, जीवन मूल्यों का दिग्दर्शन, इनके मानस की विशेषता थी। जीवन में धैर्य,
क्षमा, सहानुभूति, शांति, मैत्री, सौहार्द, त्याग, सहिष्णुता, इनके इस ग्रंथ की मूल विशेषताएं थी। इसी तरह दूसरी जो भक्ति शाखा आई, कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके महारथी या महान प्रतिनिधि विद्वान आए संत शिरोमणि सूरदास जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बंद आंखों से उन्होंने वो सब कुछ देखा जो खुली आंखों से दूसरा कभी नहीं देख सका। आत्मज्ञान था सूर को। भगवान श्री कृष्ण की आराधना में इन्होंने भक्ति के पद गाए। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर इनकी महान रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का वो लालित्य, उस लालित्य का दिग्दर्शन होता है कि पाठक इनकी रचनाओं में सराबोर हो जाता है। इन्होंने कृष्ण को अपना सखा बताया, साख्य भाव की भक्ति कर इन्होंने लिखा। जैसे इनकी एक पंक्ति का उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पिबत भय, यह अजहू है छोटी। इसी तरह की बहुत सी रचनाएं, सखीरी मुरली लीजय चोर, मैया हौन चरैहों गाय, इस प्रकार की रचनाओं से हिंदी साहित्य को इन्होंने भर दिया। आम जनमानस गा गा कर ढोलक की थाप पर इसे गाता था, बजाता था और उसका मनोरंजन होता था, आनंद बढ़ता था, साहित्य की प्रेरणा बढ़ती थी, अनुराग बढ़ता था, समाज में समवेत सौहार्द बढ़ता था, जो उस समय के लिए सबसे अधिक आवश्यक था। प्यारे बच्चों, भक्ति काल के बाद रीति काल, अगले तीसरा जो काल है वो रीति काल है। रीति काल में दो उपभेद इसके आप कर सकते हैं रीति काल के, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में प्रतिनिधि कवि हुए आचार्य केशव और बिहारी लाल जी। रीति मुक्त में प्रधान कवि हुए घनानंद और वृंद जी। रीतिकाल की प्रमुख रचनाओं में आचार्य केशव की रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, मतिराम की रचनाओं में रसराज, ललित ललाम और बिहारी, जिन्होंने गागर में सागर भर दिया। एक एक दोहे के कई अर्थ आए। सब सही लिखकर उन्होंने रीतिकाल को समृद्ध कर दिया। पद्माकर की रचनाओं में गंगा लहरी और जगत विनोद है। प्यारे बच्चों, अब आप देखें, जहां आदिकाल में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा थी, वीर गाथात्मक काव्य था, युद्धों का सजीव वर्णन था, वीर रस का प्राधान्य था, वहीं भक्ति काल में लोक मंगल की भावना, गुरु की महिमा, समन्वय का सिद्धांत, शांत रस की निष्पत्ति और समन्वय की भावना तथा अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग और सुधारवादी साहित्य का सृजन इस काल की विशेषता बनी, जिसे हम उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहते हैं। इसमें यह समय जो है 1643 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी का है। प्यारे बच्चों, इस समय भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, यहाँ अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चला था। आपको ज्ञात होगा, इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें बंगाल 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। इस प्रकार समाज में सामंत वर्ग का उदय हो चला था। अंग्रेज अपने शासन को चलाने के लिए भारतीय छोटे राजाओं को सामंत के रूप में विकसित कर दिए थे, जागीरदार बना दिया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इन सामंतों का, इन जागीरदारों का जीवन विलासमय हो गया। ये आनंद भोग की अवस्था में रहने लगे। फलतः इसका प्रभाव उस समय की रचनाओं पर भी पड़ा। इस समय के कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता दी। रानियों के सौष्ठव का वर्णन, प्रकृति के उद्दीपन के रूप का वर्णन, कला पक्ष का प्राधान्य इस काल की विशेषता रही। और इस काल की जो साहित्यिक रचनाएं हुई, उसमें ब्रज भाषा की प्रचुरता है तथा छंद की दृष्टि से सवैया और दोहा देखने को मिलता है। अब रीतिकाल के बाद का जो समय है, आधुनिक काल, जो 1843 ईस्वी से अब तक का है,
इसमें आप देखें कि अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल चुकी थी, निरंतर देश में स्वाधीनता आंदोलन हो रहे थे। 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कहते हैं, अनंतर अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना, देश के नेतृत्व के द्वारा अंग्रेजी सत्ता का मुखर विरोध समाज की अवस्था और अवस्थिति में शामिल हो गया था। परिणाम स्वरूप इस समय के जो कवि आए, उन्होंने यथार्थ अभिव्यक्ति को, देश प्रेम को, उत्कट राष्ट्रवाद को, उत्कट राष्ट्र प्रेम को, समाज सुधार को अपने रचनाओं का आधार बनाया। इस समय के रचनाकारों में छंद संबंधी उन्मुक्तता देखने को मिलती है। आधुनिक काल की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली अब तक हिंदी काव्य साहित्य में भी, पद्य साहित्य में भी अपना स्थान बना चुकी थी। सरल अभिव्यक्ति के माध्यम से आधुनिक काल में हमारे कवियों ने देश प्रेम को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के इन 4 कालों को आप देखें। आदिकाल पहला काल है, जिसके उपनाम है वीरगाथा काल, चारण काल या भट्ट काल, जिसकी समयावधि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। इस समय के इतिहास को, समाज की स्थिति को भी आपको जानना है, क्योंकि सामाजिक दशा का, सामाजिक अवस्था का सीधा प्रभाव साहित्यकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। दूसरा काल जो हमारा भक्ति काल है, जिसे हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं कि इस समय हिंदी के क्षितिज पर, मैं कह सकता हूं कि परमात्मा की कृपा से ऐसे ऐसे महान साहित्यकारों का, रचनाकारों का, कवियों का जन्म हुआ, जिन्होंने साहित्य को भर दिया। लोग इनकी रचनाओं का चलते फिरते गान करने लगे, काम करते समय गान करने लगे। ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर ने तो सामाजिक समरसता को अपनी कविता का आधार बनाया और कुरीतियों पर, कुप्रथाओं पर जमकर प्रहार किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। समाज का समर्थन भी इनको, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। प्रेम मार्ग को बढ़ावा देने वाले मलिक मोहम्मद जायसी और सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के संत तुलसी ने राम के आदर्श जीवन का, उनके समन्वयी जीवन का, उनके आदर्श जीवन का, उनके लोक कल्याणकारी जीवन का एक ऐसा विशद और व्यापक वर्णन किया, एक ऐसा महाकाव्य रच दिया उन्होंने, जो आज भी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित है, अधिस्थापित है। प्यारे बच्चों, तुलसी की इस रचना के चौपाइयों को हमारा अनपढ़ वर्ग का जो व्यक्ति था, खेत में हल चलाते समय भी वो गाता रहता था, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इस प्रकार की रचनाओं को हमारा अनपढ़ आदमी गाता था और गाकर उसका आनंद लेता था, समझता था। गुरु महिमा, पितृभक्ति, सामाजिक आदर्श, जिनमें धृति क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रहम, धी विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये जीवन के 10 मूल्य जो थे, ये पूरे के पूरे रामचरितमानस में आए। उन्होंने कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवय, नहछू जैसी महान रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर दिया। सगुण भक्ति शाखा में ही कृष्ण भक्ति शाखा आई, जिसमें बहुत से कवि हुए, लेकिन संत सूर, जिनकी भक्ति कृष्ण के प्रति साख्य भाव की थी, उन्होंने अपने पदों को गा गाकर इस प्रकार से समाज को आप्लावित कर दिया, समाज को अभिषिक्त कर दिया, समाज को सराबोर कर दिया कि कृष्ण की लीला, कृष्ण के गान में, कृष्ण के आदर्श जीवन में लोग अपना जीवन तलाशने लगे।
लोगों की जीवन पद्धति में आनंद ही आनंद हो गया। इसे हम कृष्ण भक्ति शाखा के संत सूर, जिन्होंने ब्रज भाषा को अपनी साहित्यिक भाषा बनाया और ब्रज भाषा में उन्होंने अपने रचनाएं की। अब भक्ति काल के इन निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा जो दोनों का आप अध्ययन कर रहे हैं, इसमें कबीर ने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया और इन्होंने बीजक गीत मुक्तक लिखा। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, मुख्य सूर सागर गीत काव्य के रूप में लिखा। तुलसी ने ब्रज और अवधि। प्यारे बच्चों, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे महान कवि हुए जिनका संस्कृत पर, अवधि पर और ब्रज पर समान अधिकार था। उन्होंने अपने रामचरितमानस की रचना का प्रणयन जो प्रारंभ किया तो संस्कृत से प्रारंभ किया। उन्होंने लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस प्रकार संस्कृत पर भी उनका अधिकार था। ब्रज और अवधि पर उन्होंने रचनाएं लिखी। ये बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व था संत शिरोमणि तुलसी का। तुलसी के बाद मीराबाई आई जो राजघराने से थी। उन्होंने राजघराने का त्याग किया। राजस्थानी ब्रज, उन्होंने एक नवीन भाषा का सूत्रपात किया, राजस्थानी ब्रज जिसे हम कहते हैं, और उन्होंने राग गोविंद लिखा। यह भी एक गीत काव्य है कृष्ण के प्रेम में। यानी उन्होंने वास्तविक अध्यात्म क्या है, परमात्मा के प्रति हमारा क्या चिंतन है, भक्ति भावना क्या है, समाज को यह दिखाया। राज सत्ता का, राजमहलों के सुख को उन्होंने नगण्य और क्षुद्र बताया। उन्होंने आत्म शांति को, उन्होंने जीवन में आत्म शांति को ही असली धन बताया और शेष को उन्होंने कहा ये जगत मिथ्या है, ये संसार का दिखावा मिथ्या है। मीरा के बाद जयसी जी आए जिन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत की रचना कर हिंदी को समृद्ध कर दिया, और नरोत्तम दास ने ब्रज भाषा में सुदामा चरित लिखा, तथा रसखान जी आए जिन्होंने ब्रज भाषा में सुजान रसखान एक मुक्तक के रूप में लिखा। और इस प्रकार से समग्र हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो भक्ति काल वास्तव में स्वर्ण काल के नाम से जाने योग्य है। अब एक बार पुनः आप संक्षिप्त कर लें, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक की काल अवधि क्या है? आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी, भक्ति काल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, रीति काल या श्रृंगार काल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। और हिंदी पढ़ने के लिए आपके काम आएगा और आप ध्यान से इसका मनन कर लेंगे। हाँ, इतना फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि एकाग्र चित्तता आपके लिए, संकल्पबद्धता आपके लिए है। इनका आप पालन करें, आपका जीवन सुखी होगा, आप सुयश के भागी बनेंगे, सुपथ के गामी बनेंगे, आपका विषय ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभाशीष।